डियर स्टूडेंट्स, लास्ट जो लेक्चर था उस लेक्चर के अंदर अपन ने कूलॉम फोर्स को स्टडी किया था। अपन ये जानते थे कि भाई लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और कूलॉम ने उन चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन के बारे में बताया था। उनका मैग्नीट्यूड उसने बताया, डिफाइन किया। उसकी वेक्टर फॉर्म अपन ने पढ़ी और वेक्टर फॉर्म के अंदर अपन ने उसकी डायरेक्शन को भी स्टडी किया। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड भी पढ़ा अपन ने उसका और उसकी डायरेक्शन भी पढ़ी। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पर उससे पहले एक क्वेरी मेरे से किसी ने पूछी है, उस क्वेरी को अपन डिस्कस करेंगे। एक क्वेरी मेरे से क्या पूछी गई है, क्वेश्चन पूछा है कि भाई जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, ठीक है, फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है दैट इज रियल रिकॉग्निशन ऑफ चार्ज। मतलब फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो चार्ज की रियल रिकॉग्निशन है। मतलब कोई भी बॉडी के चार्ज होने की पहचान जो है वो उसका रिपेल करना है, अट्रैक्ट करना नहीं है। ऐसा क्यों, ये मेरे से पूछा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? देखो, कोई भी बॉडी जो चार्ज बॉडी है, वो बॉडी अगर एक दूसरे के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रही हैं, लेट देयर आर टू बॉडीज, बॉडी 1 बॉडी 2, ठीक है। अब अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन अप्लाई कर रही हैं, इस पे भी चार्ज है, मान लेता हूँ मैं, कोई भी चार्ज होगा Q1, इस पे चार्ज है Q2, ठीक है। अब इस पे चार्ज है, इस बात की श्योरिटी ओनली फोर्स ऑफ रिपल्शन ही देता है। ठीक है, ये मेरे को बताना है, ये मेरे को डिस्क्राइब करना है। कोई भी दो बॉडीज़ हैं, इनके ऊपर चार्ज है, अगर मान लो ये बॉडीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, तो इन दोनों का अट्रैक्ट करना चार्ज के होने की कंपल्शन नहीं है। क्यों नहीं है? चार्ज के होने की कंपल्शन इसलिए नहीं है क्योंकि जब भी कोई दो बॉडीज़ हैं, इफ़ देयर आर टू बॉडीज़, उनके अंदर मास होगा। तो भाई ये दो बॉडी है तो इनके अंदर भी मास होगा, लाइट इसके अंदर M1, इसके अंदर M2। अगर इन दोनों के अंदर मास होगा तो अपन को पता है कि दो मासेस के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होता है। ठीक है, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मासेस के बीच में अप्लाई होता है वो होता है ग्रेविटेशन फोर्स। पढ़ा है अपन ने, कोई भी दो मासेस हैं उनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई होता है, और ग्रेविटेशन फोर्स का जो नेचर होता है वो अट्रैक्टिव होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लो ये दोनों बॉडीज़ एक दूसरे को क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है, तो वो ये कंपल्सरी नहीं है कि ये चार्ज की वजह से अट्रैक्ट कर रही हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों अपने मासेस की वजह से, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से अट्रैक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो अट्रैक्शन है वो ये कंपल्सन नहीं देता कि चार्ज ही अट्रैक्ट करवा रहा है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी वहाँ प्रेजेंट हो सकता है। लेकिन अगर मान लो ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, तो रिपेल कर रही हैं तो ग्रेविटेशन फोर्स जो है उसका नेचर अट्रैक्टिव है, वो रिपेल कर नहीं सकता, नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये दोनों बॉडीज़ एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं तो इनका मास उस रिपल्शन का रीजन नहीं है। तो फिर उस रिपल्शन का रीजन क्या रहा? दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलॉम फोर्स बिटवीन बोथ द बॉडीज़। और वो कब अप्लाई होता है? वो तब अप्लाई होता है जब ये दोनों बॉडीज़ कैसी हों, चार्ज्ड बॉडीज़ हों। तो इसका मतलब ये हो गया कि अट्रैक्शन होने पर अपन रियल रीजन नहीं जानते कि वो अट्रैक्शन कूलॉम फोर्स की वजह से हो रहा है या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है। पर अगर रिपल्शन हो रहा है तो अपन श्योरली ये बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो अगर रिपल्शन हो रहा है तो अपन श्योरली ये बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट नहीं है। तो फोर्स का रीजन क्या है? वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडीज़। ठीक है, तो इस तरह अपन ये बोल सकते हैं कि भाई जो रिपल्शन है ना, रिपल्सिव फोर्स जो है वो कोई भी चार्ज बॉडी की क्या है, रिकग्निशन है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपन अपना लेके चलते हैं। जो अपना फर्स्ट टॉपिक यहाँ अपन डिस्कस करेंगे, दैट फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो अपन देखते हैं। अच्छा, ये जब चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया था
तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में अपन ने एक बात बोली थी, क्या बात बोली थी कि भाई जो स्टेशनरी चार्ज होता है, जो स्टेशनरी चार्ज होता है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, बोला था अपन ने ऐसा, है ना। जो मूविंग चार्ज होता है, मूविंग चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने वाला, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है, बोला था ऐसे। और जो एक्सेलरेटेड चार्ज होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करता है। ऐसा अपन ने चैप्टर के स्टार्टिंग में फर्स्ट या सेकंड लेक्चर के अंदर पढ़ा था, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्टेशनरी चार्ज का इफेक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड। जहाँ जहाँ स्टेशनरी चार्ज होगा तो वो क्या करेगा, एक इफेक्ट जनरेट करेगा, इफेक्ट शो करेगा, जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अभी अपन यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, स्टेशनरी चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं। तो स्टेशनरी चार्ज के इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन को देखना है कि वो क्या होता है, ठीक। लेट मेरे पास एक ये चार्ज हो गया, एक मेरे पास चार्ज है +Q, ठीक है। अब ये चार्ज क्या है, स्पेस में कहीं रखा हुआ है, ठीक है। अब अगर ये चार्ज के पास मैं कोई दूसरा चार्ज लेके आऊँ, ये Q0 चार्ज मैं इसके पास लेके आ रहा हूँ, ठीक है। अब अपन को पता है कि भाई चार्ज हैं तो एक दूसरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो अप्लाई करेंगे ही, करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। एक इस चैप्टर से, इस टॉपिक से थोड़ा हटके एक एग्जांपल मैं आपसे, एक एग्जांपल मैं लेता हूँ मैग्नेट से, ठीक है। क्योंकि उसको अपन क्या है, मैग्नेट को अपन ने फिजिकली देखा है, चार्ज को नहीं देखा, तो मैग्नेट को फिजिकली देखा है, तो मैग्नेट से कंपेयर करके इस एग्जांपल को अपन देखते हैं। देखो लेट मेरे पास ये दो मैग्नेट हैं, ठीक है, एक ये मैग्नेट है और एक ये मैग्नेट है, ठीक है ना। अब ये जो मैग्नेट है ग्रीन कलर की, ये मैग्नेट है ब्लैक कलर की, ये दोनों मैग्नेट बार मैग्नेट हैं, ये इधर N इसका S, इधर N ये इसका S। तो ये मैग्नेट ऐसे दूर दूर रखी हुई हैं, ठीक है। अपन को पता है कि भाई दो मैग्नेट है तो एक दूसरे पे फोर्स तो अप्लाई करेंगे ही, या तो रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे। जो चार्ज का नेचर होता है और मैग्नेट का नेचर होता है वो क्या करता है, मिलता जुलता है ना। जैसे कि लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही मैग्नेट के अंदर भी जो लाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो मान लो ये मैग्नेट अपन ने देखी हैं फिजिकल वर्ल्ड में, एक ये मेरे पास बाहर मैग्नेट है, इसको मैं इस रूम में रखता हूँ, ठीक है ना। ये दूसरी वाली मैग्नेट इसको साइड वाले रूम में रखता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर ये दोनों डिफरेंट रूम्स में रखी हुई हैं तो क्या ये एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगी क्या? ऐसा अपन ने ऑब्जर्व नहीं किया कभी कि अगर दो मैग्नेट्स का बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, मान लो इधर ही रख दूँ, इस लार्ज डिस्टेंस में इनको रख दूँ, तो अपन ये देखेंगे, अपन ये ऑब्जर्व करेंगे कि इन दोनों के बीच में कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता है। होता भी होगा तो अपन को तो एक्सपीरियंस नहीं होता, अपन नहीं देख पाते उसको, अपन को ऐसा लगता नहीं कि फोर्स लग रहा है इनके बीच में, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे अपन इन मैग्नेट्स को पास लाना स्टार्ट करते हैं तो वैसे वैसे इनके बीच में क्या होता है, अपन फोर्स लगता हुआ ऑब्जर्व करते हैं। इसका मतलब ही हो गया, इनको पास लाने पर अपन ने पढ़ा भी है भाई कि Q1 Q2 अपन r², डिस्टेंस डिक्रीज होगा तो फोर्स इंक्रीज होगा। मैग्नेट के साथ भी ऐसा ही है, मैग्नेटिक फोर्स अपन देखेंगे मैग्नेट वाले चैप्टर में, वो भी क्या है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि डिस्टेंस को डिक्रीज करने पर फोर्स को अपन ईजिली ऑब्जर्व कर पाते हैं? ऐसा इसलिए हो रहा है कि कोई भी चार्ज जब दूसरे चार्ज पे फोर्स अप्लाई करता है तो वो फोर्स मतलब उसका इफेक्ट है, वो भाई कोई एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहा है तो वो उसका एक इफेक्ट है, ठीक है। वो उसको रिपेल करे या वो उसको अट्रैक्ट करे, वो उस पर अपना क्या कर रहा है, इफेक्ट शो कर रहा है। तो ये जो इफेक्ट है ना चार्ज का, ये चार्ज के अराउंड एक स्पेसिफिक एरिया में ही होता है। ये जो इफेक्ट है चार्ज का, ये चार्ज के अराउंड कहाँ होता है, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस तक ही होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक मैग्नेट का एग्जांपल ले रहा हूँ, एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट को एक लार्ज डिस्टेंस पे जाके अट्रैक्ट कर ले या रिपेल कर दे। वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के बाद ही अट्रैक्ट या रिपेल करना स्टार्ट करती है। उसी तरह चार्ज भी दूसरे चार्ज को एक स्पेसिफिक लिमिट के अंदर, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के अंदर ही अट्रैक्ट या रिपेल करना स्टार्ट करता है। तो किसी भी चार्ज, ये चार्ज लिया मैंने Q,
इस चार्ज के अराउंड वो डिस्टेंस, वो एरिया, वो फील्ड जिसके अंदर वो किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स अप्लाई करता है। इस चार्ज प्लस क्यू के पास इस क्यू नॉट चार्ज को ला रहा हूँ, इधर रख दूँ, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया, हो सकता है यहाँ फोर्स नहीं लगाए, ठीक है। पास लाता जा रहा हूँ, लेट यहाँ फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया, किसने? प्लस क्यू ने। किस पे? क्यू नॉट पे। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई प्लस क्यू इस लिमिट के बाद क्या करता है? फोर्स लगाना स्टार्ट करता है इस एरिया के बाद। अगर क्यू नॉट इसके इस स्पेसिफिक एरिया में आ जाए तो प्लस क्यू क्यू नॉट पे फोर्स लगाना स्टार्ट करता है। तो प्लस क्यू किसी चार्ज के अराउंड वो स्पेसिफिक एरिया, ये स्पेसिफिक एरिया, जिस स्पेसिफिक एरिया में वो किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स अप्लाई करता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, वो फोर्स ऑफ रिपल्शन हो सकता है, उस स्पेसिफिक एरिया को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या कह रहा हूँ मैं? कि किसी भी चार्ज के अराउंड एक स्पेसिफिक फील्ड मतलब एक स्पेसिफिक एरिया, वो उसके चारों तरफ होगा, उस एरिया के अंदर वो किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन अप्लाई करता है, उस स्पेसिफिक एरिया को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर ये प्लस क्यू इस क्यू नोट पे इस एरिया में फोर्स अप्लाई करता है तो ये इसकी क्या हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये इसका एरिया हो गया, ठीक है भाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेसिफिक एरिया और अ फील्ड अराउंड एनी चार्ज इन विच द चार्ज अप्लाइज फोर्स ऑफ रिपल्शन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन एनी अदर चार्ज, ठीक है। इस एरिया से बाहर अगर क्यू नॉट चला जाए तो इस पर इसका कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा, ठीक है भाई। तो ये मान लो कि भाई किसी भी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर हो गया, इसका ये कंट्री की बॉर्डर हो गई, तो इसके जो ऑर्डर्स हैं ना वो इस कॉमन मैन पे तभी अप्लाई होंगे तब ये कहाँ जाए? इसके बॉर्डर्स के अंदर आ जाए। तो ये इसकी बॉर्डर्स हो गई, इसका ये क्या हो गया? इफेक्टिव एरिया हो गया, विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या स्ट्रेंथ है वो कैसे पता चलेगा? भाई इसका ऑर्डर अपनी बॉर्डर के अंदर चलता है कि नहीं चलता, कितना चलता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड इट्स स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो अपन देखते हैं। तो क्या है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? लेट मेरे पास ये वही चार्ज था, प्लस क्यू था, ठीक है। अब ये जो चार्ज था प्लस क्यू, इसकी मेरे को क्या बतानी है? इंटेंसिटी बतानी है। मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मेरा नेक्स्ट टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इंटेंसिटी मीन्स स्ट्रेंथ, मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, एरिया तो है इसका, है ना। एक बॉर्डर के अंदर इसकी चलती तो है, लेकिन चलती कितनी है इसकी, है ना। इसके ऑर्डर्स को कोई फॉलो कितना करता है, इसके ऑर्डर्स की स्ट्रेंथ क्या है, इसके फोर्स की स्ट्रेंथ क्या है, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मेजर करेंगे भाई? कैसे मेजर करेंगे? कोई भी ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है, कोई भी चार्ज फोर्स लगा रहा है, तो उसके फोर्स की स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी? वो फोर्स लगा के देख ले भाई। अगर ये चार्ज प्लस क्यू फोर्स लगा रहा है, इसकी स्ट्रेंथ पता करनी है तो ये फोर्स लगा के देख ले। अगर इसने लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया है, इसका मतलब इसके फोर्स की स्ट्रेंथ ग्रेटर है। अगर इसने स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया है, मतलब इसके फोर्स की स्ट्रेंथ कैसी है? स्मॉल है, वीक फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ कैसी है? वीक है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी की स्ट्रेंथ चेक करनी है चार्ज की, तो उसके लिए उसको क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक। तो ये तो हो गई इसकी फील्ड, इसके अराउंड ये मान लिया मैंने इसकी फील्ड हो गई, ठीक है। अब इसकी फील्ड में ही तो स्ट्रेंथ चेक होगी। अच्छा, स्ट्रेंथ भी कहाँ चेक होगी? फील्ड में ही होगी। फील्ड के बाहर तो स्ट्रेंथ है ही नहीं, बॉर्डर के बाहर तो चलती नहीं उसकी, ठीक है। अब वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक चार्ज लाना पड़ेगा। ये क्यू नॉट चार्ज में इसकी फील्ड में लेके आया। अब ये जो प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू इस क्यू नॉट पे लगाएगा फोर्स, और जितना फोर्स लगाएगा उससे डिफाइन होगी इसकी स्ट्रेंथ, ठीक है, इसकी इंटेंसिटी। तो
किसी भी चार्ज की स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो फोर्स है। वो क्या है? फोर्स है जो उसने लगाया, किस पर लगाया? किसी भी चार्ज पर लगाया, ठीक है। और वो चार्ज जो है वो क्यू नॉट है, वो मैंने कहाँ रखा? वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। अच्छा, ये जो क्यू नॉट चार्ज है ना, दिस इज कॉल्ड यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्या बोल रहे हैं इसको अपन? इसको बोल रहे हैं अपन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का मतलब क्या है? देखो, टेस्ट चार्ज तो टेस्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं इस बेचारे का, है ना। तो ये टेस्टिंग के काम में आ रहा है, ठीक। इस पर ये फोर्स लगा रहा है, तो इसको अपन लेके आ रहे हैं, ये इसकी स्ट्रेंथ टेस्ट करने के काम में आ रहा है, इसलिए तो ये टेस्ट चार्ज है। पॉजिटिव इसका नेचर है। यूनिट मतलब क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है? यूनिट मैग्नीट्यूड है। यूनिट मैग्नीट्यूड क्यों है भाई? यूनिट मैग्नीट्यूड इसलिए है क्योंकि अपन ने ये पढ़ा है इसी चैप्टर में इससे पहले कि भाई अगर दो चार्ज हैं, ये Q1 है, ये Q2 है, दोनों एक दूसरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाते हैं। इसने इस पे लगाया F12, इसने इस पे लगाया F21, तो F12 इक्वल टू होता है F21 और डायरेक्शन होती है अपोजिट। मतलब दो चार्ज एक दूसरे पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाते हैं, ऐसा पढ़ा है अपन ने इस चैप्टर के अंदर। तो भाई क्या है कि ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि इसने इस पर जब फोर्स लगाया तो इसने वापस इस पर फोर्स लगा दिया, तो अपन को स्ट्रेंथ तो ओनली किसकी चेक करनी है? स्ट्रेंथ तो अपन को ओनली इसकी चेक करनी है। तो इसकी चेक करनी है, तो ये कैसा चार्ज होना चाहिए? ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चार्ज होना चाहिए, जिससे इसके बैक इफेक्ट को अपन इस पर ऑब्जर्व ना कर पाएँ। तो इसीलिए अपन ने ये जो चार्ज लिया, जिसका अपन यूज़ टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं, इसका अपन ने मैग्नीट्यूड क्या ले लिया? यूनिट ले लिया, ठीक है। पॉजिटिव क्यों लिया? भाई रिपल्शन ही तो रियल रिकॉग्निशन है ना चार्ज की, तो रिपल्शन रियल रिकॉग्निशन है, तो ये पॉजिटिव, तो ये अपन ने पॉजिटिव ले लिया, ठीक है। तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का यूज़ अपन कन्वेंशन से करते हैं यहाँ इंटेंसिटी चेक करने के लिए। तो अपन जब इस चार्ज को लेके आए, किसको लाए? क्यू नॉट को। किस में लाए? प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आए। तो प्लस क्यू नॉट को प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने पर जो फोर्स अप्लाई होता है, द फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज प्लस क्यू इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बात समझ में आई कि भाई इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कि भाई प्लस क्यू ने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड में आने पर क्यू नॉट यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगाया, दैट अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होगी। वेक्टर क्वांटिटी इसलिए होगी, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर अपॉन स्केलर इज वेक्टर, तो दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। अब भाई वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी की तो डायरेक्शन होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी की अगर डायरेक्शन होती है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर अकेला चार्ज रखा हुआ है तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी उसकी डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम पॉजिटिव, और नेगेटिव से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी दैट विल बी टुवर्ड्स नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव मीन्स अवे फ्रॉम पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स नेगेटिव। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट क्या हो गई इसकी भाई? इसकी यूनिट हो गई फोर्स की न्यूटन अपॉन चार्ज की कूलॉम। एक और यूनिट है बोल्ट पर मीटर, वो बोल्ट पर मीटर अपन नेक्स्ट पोटेंशियल वाला चैप्टर आएगा अपना, उसके अंदर पढ़ेंगे कि कहाँ से आई। एक रिलेशन अपन निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का और पोटेंशियल का, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के रिलेशन से अपन को एक बोल्ट पर मीटर का आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी यूनिट हो गई। डायमेंशन भी निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं डायमेंशन भी। क्या होगा डायमेंशन? फोर्स। फोर्स मीन्स क्या डायमेंशन है फोर्स का? m1 L1 T-2, और अपॉन में क्या हो गया चार्ज का? A1 T1, ये डायमेंशन होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या हो जाएगा?
M1 L1, ये T1 ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, -2 पहले से प्रेजेंट है, -3 और क्या हो जाएगा A-1 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यूनिट पता चल गई, डायरेक्शन पता चल गई और डायमेंशन पता चल गई। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, द चार्ज अप्लाइड ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, सॉरी, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स द फोर्स applied on unit positive test charge in the electric field of any charge is called intensity of electric field। क्या है ये? स्ट्रेंथ है। और स्ट्रेंथ कैसे चेक की अपन ने? फोर्स लगा के। आ गई बात समझ में? अब क्या है भाई कि अपन ये बोल रहे हैं कि फोर्स लगाया F, ठीक है, किस पे लगाया? Q0 पे लगाया। तो Q0 पे लगाया तो उससे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आई कितनी? E। सो E इक्वल टू, तो अपन ने पढ़ लिया क्या है भाई? F अपॉन Q0 है। Q0 पे लगने वाला फोर्स इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स कितना लगेगा Q0 पे? दैट विल बी Q0 इंटू E। तो अपन किसी भी चार्ज पर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड E के अंदर लगने वाले फोर्स को भी फाइंड कर सकते हैं। किसी भी चार्ज Q0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड E में लगने वाला फोर्स F वेक्टर विल बी Q0 E वेक्टर। ठीक है, तो दिस इज द फोर्स F अप्लाइड ऑन एनी चार्ज इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड E के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होगी? चार्ज की होगी। तो किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर अपन किसी दूसरे चार्ज को रख दें तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा दैट विल बी Q0 E। तो फोर्स के दो फॉर्मूला अपन ने पढ़ लिए। एक तो अगर दो चार्ज मेरे को पता है तो कूलॉम लॉ अपन लगाते ही हैं, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, वो तो अपन को डिस्टेंस गिवन हो, दो चार्ज गिवन हो तो उनके बीच में लगने वाला म्यूचुअल फोर्स अपन निकाल सकते हैं। और अगर किसी एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में पहले से अपन ने लाके अगर कोई दूसरा चार्ज रख दिया है तो उसके लिए फोर्स अपन इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। F इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q0 E हो जाएगा। ये Q0 ये वो चार्ज जिसको अपन ने ला के रखा है और ये प्री एग्जिस्टेड चार्ज की क्या हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपन बोल रहे हैं कि भाई एरिया है। ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ अपन फोर्स से चेक कर सकते हैं। अब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये अपन को कैसे पता चलेगी? अपन देख सकते हैं क्या इसको? मान लो एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाए, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगाए। ठीक है, मान लो दो मैग्नेट का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। ये जो ब्लू कलर की मैग्नेट है इस ब्लैक कलर की मैग्नेट पे फोर्स लगाए। ठीक है, अब ये फोर्स लगाएगी एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के बाद, मतलब फील्ड में आने के बाद ही तो फोर्स लगेगा ना। तो फील्ड में आने के बाद फोर्स लगेगा तो अपन को तो फील्ड दिख ही नहीं रही। फील्ड कहाँ है इसके अराउंड? दिख रही है क्या? नहीं दिख सकती। फिजिकली तो अपन देख ही नहीं सकते उस फील्ड को। ठीक है, डिवाइसेस हैं साइंटिफिक, उनसे क्या कर सकते हैं? उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली कैसे देखेंगे? उसको पेपर पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे फील्ड को? तो किसी भी फील्ड को, अब वो फील्ड अगर चार्ज की है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है, अगर वो मैग्नेट की है तो मैग्नेटिक फील्ड उसको बोलते हैं। ठीक है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की है तो उसको ग्रेविटेशनल फील्ड बोल देते हैं। तो वो तो डिपेंड करता है अपन कौन से वाले फोर्स की फील्ड निकाल रहे हैं। भाई हर एक फोर्स की फील्ड होती है, अपनी एक एरिया होता है जिसके अंदर उसका इफेक्ट होता है। तो अपन अगर पेपर पे रिप्रेजेंट करना चाहें किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन इमेजिनरी लाइंस का यूज करके। किसका यूज करते हैं? इमेजिनरी लाइंस का यूज करते हैं। और वो जो इमेजिनरी लाइंस है ना उनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं उनको? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपन ने 10th क्लास में पढ़ी है। मैग्नेट के अराउंड भी अपन क्या मानते हैं? कुछ इमेजिनरी लाइंस मानते हैं जिनसे अपन मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते थे। याद करें 10th क्लास में अपन ने पढ़ा था। ठीक है, तो ऐसे ही उसको चलो याद भी नहीं हो तो अपन बोल सकते हैं कि भाई चार्ज के अराउंड अगर फील्ड है, पेपर पे उसको रिप्रेजेंट करना है तो कुछ लाइंस से उसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ इमेजिनरी लाइन से उसको डिपिक्ट करेंगे और उन इमेजिनरी लाइंस को अपन बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो अपन क्या है इसी चैप्टर में आगे जाके उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, अभी यहाँ मैंने टॉपिक ये क्यों उठाया? क्योंकि अगर अपनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, मतलब किसी भी एरिया के अंदर एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक जैसा स्ट्रेंथ है,
कोई रूलर है किसी कंट्री का, उसकी पूरी कंट्री में एक जैसी चलती है, एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक उसका हर एक ऑर्डर सेम इंटेंसिटी से अप्लाई होता है, तो मतलब उसकी स्ट्रेंथ सब जगह एक जैसी है। एक चार्ज है, उसका अपने एरिया में, अपने फील्ड में एक जैसा स्ट्रेंथ है, सब जगह वो एक जैसा फोर्स लगाता है, तो उसको अपन बोलेंगे क्या? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, उसको इन पैरेलल लाइंस से अपन शो करते हैं। ये जो पैरेलल लाइन से अपन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहे हैं, इसमें अपन ये एरो यहाँ दिखा रहे हैं। तो ये एरो क्यों दिखाया? क्योंकि अपन जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो अपन इस एरो से डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो डायरेक्शन एरो किधर जा रहा है? इधर से, लेफ्ट से राइट। तो इधर क्या हो जाएगा? फील्ड का पॉजिटिव, इधर क्या हो जाएगा? फील्ड का नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरह अपन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट किया क्यों मैंने? वो इसलिए किया, एक चीज़ आपको बतानी थी कि भाई मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज को अपन रख दें, भाई कोई चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से प्रेजेंट है, उसके अराउंड है ना, उसमें कोई दूसरा चार्ज आके लाके अपन रख दें। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से प्रेजेंट है, किसी भी चार्ज की होगी, अपन को नहीं पता किस चार्ज की है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके अपन ने किसी भी चार्ज को रख दिया। ठीक है, बाहर से किसको लाया था मैं? टेस्ट चार्ज को। ऐसे ही किसी चार्ज को लाके मैंने रख दिया। अब जिस चार्ज को लाके मैंने रखा, लेट वो पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, तो ये पॉजिटिव विल बी रिपेल्ड बाय द पॉजिटिव ऑफ फील्ड एंड विल बी अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिव ऑफ फील्ड। तो नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव से रिपेल होगा, तो किधर जाएगा? इधर पुश होगा, तो किधर मूव करेगा? नेगेटिव की साइड मूव करेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, यही डायरेक्शन है ना, ये बताया अपन ने पहले। क्या डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की? पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज भी किधर जा रहा है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो वो मूव करता है, फोर्स लगेगा तो मूव करेगा। मूव करता है, किधर मूव करता है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किधर मूव करता है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर बोल सकता हूँ टुवर्ड्स फील्ड, टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। लेकिन अगर मैं इसकी जगह रख देता हूँ नेगेटिव चार्ज, ये रख दिया मैंने नेगेटिव चार्ज, ठीक, तो नेगेटिव ऑफ फील्ड से रिपेल होगा, इधर पुश करेगा इसको, पॉजिटिव ऑफ फील्ड से अट्रैक्ट होगा, ये इसको पुल करेगा, तो किधर जाएगा? नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है? लेफ्ट टू राइट। नेगेटिव चार्ज किधर जा रहा है? राइट टू लेफ्ट। इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो नेगेटिव चार्ज है उसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो वो भी मूव करेगा, लेकिन वो कहाँ मूव करेगा? इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड। किधर मूव करेगा? इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड वो मूव करेगा। इसका मीनिंग ये हो गया कि भाई पॉजिटिव चार्ज को तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो वो फील्ड की डायरेक्शन में जाता है, और अगर नेगेटिव चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो दिस इज आवर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स पता चल गया मेरे को, कितना लगता है फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में? F=QE। ये फोर्स अप्लाई होता है अगर Q चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड E के अंदर रखा जाए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में अपन इंटेंसिटी फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी भी एक सिंगल चार्ज की वजह से। सो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज अपन को फाइंड करनी है। देखो भाई, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज और सिंगल चार्ज मतलब किसी भी एक पॉइंट के साइज की बॉडी को अपन ने चार्ज दे दिया, ठीक है, तो पॉइंट के साइज की बॉडी को चार्ज दे दिया तो वो पॉइंट चार्ज हो गया। ठीक है, बॉडी ही चार्ज होती है, तो उसकी वजह से मेरे को क्या फाइंड करनी है? उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अराउंड उसकी स्ट्रेंथ मेरे को फाइंड करनी है। मैं लेट कर लेता हूँ, ये रहा मेरे पास एक पॉइंट चार्ज प्लस Q, ठीक है, ये है। अभी प्लस Q है तो इसकी फील्ड होगी इसके अराउंड विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑब्वियस सी बात है भाई,
वो तो प्रेजेंट होनी ही है फील्ड, इसका इफेक्ट भी होगा अपने अराउंड, ये फोर्स लगाएगा। तो मान लो ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी फील्ड हो गई विच इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो चेक करनी है क्या, इसकी स्ट्रेंथ, इसकी इंटेंसिटी। तो क्या करूँगा, इस प्लस क्यू नॉट की इंटेंसिटी चेक करनी है। तो इसकी इंटेंसिटी चेक करने के लिए, किसी भी चार्ज के फोर्स की इंटेंसिटी चेक करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, स्ट्रेंथ चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, कोई एक टेस्ट चार्ज लेके आते हैं, टेस्टिंग होगी उस पर, वो ऑर्डर मानता है कि नहीं मानता, कितनी स्ट्रेंथ से उस पर फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, अब जब मैं ये क्यू नॉट इस प्लस क्यू के पास लाऊंगा, लेट इससे आर डिस्टेंस पे मैं इस क्यू नॉट को ले आया, जब आर डिस्टेंस पे इस क्यू नॉट को ले आया तो फोर्स अप्लाई होगा। फोर्स किस पे लगेगा, क्यू नॉट पे। कौन लगाएगा, प्लस क्यू लगाएगा। कितना लगाएगा, कूलॉम फोर्स पढ़ा है बनना, कूलॉम फोर्स पढ़ा है पढ़ने, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर पढ़ा है। आर डिस्टेंस पे क्यू नॉट को ले आया तो ये फोर्स लग जाएगा। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है मेरे को, तो ये तो करना है भाई। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को फाइंड करनी है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला था, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है क्या, E इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन टेस्ट चार्ज इज क्यू नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे जो फोर्स है F, फॉर्मूला में पुट करूँ, F इक्वल टू के Q1 फर्स्ट चार्जेस प्लस Q, तो मैग्नीट्यूड प्लेस करते हैं अपन तो इस फॉर्मूला में, है ना। साइन तो अपन रखते ही नहीं है, मैग्नीट्यूड था यहाँ पे K, मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सेकेंड वाला चार्ज क्या है अपना Q नॉट, और अपॉन में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ये क्या हो गया, फोर्स हो गया Q का, किस पे हो गया, Q नॉट पे। प्लेस कर देता हूँ इक्वेशन 2 में, मेरे को तो इंटेंसिटी फाइंड करनी है। सो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, सो इंटेंसिटी E विल बी F की वैल्यू K Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और क्या है F अपॉन Q नॉट, F अपॉन Q नॉट कैंसिल आउट हो गया। तो E इक्वल टू क्या बच गया, K Q अपॉन आर स्क्वायर बच गया। तो ये हो जाएगी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मैग्नीट्यूड हो गया ये इसका, कितना हो गया, K Q अपॉन आर स्क्वायर। इसका मीनिंग ये हो गया कि भाई जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है किससे, किसी भी पॉइंट चार्ज से, वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है वो आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना। E इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के कैसी होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि वो 1 अपॉन आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर मैं इसको मान लो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहूँ, क्या कर रहा हूँ, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहूँ, तो ग्राफिकली ये R ये E तो आर स्क्वायर के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन्वर्स का ग्राफ बनेगा, इन्वर्स का ग्राफ ये हाइपरबोला बनेगा। ठीक है, 1 अपॉन आर स्क्वायर के साथ ग्राफ बनाऊँ तो भाई 1 अपॉन आर स्क्वायर के साथ अगर मैं ग्राफ बनाऊँ इसका, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये मैंने एक्स एक्सिस पे ले लिया, 1 अपॉन आर स्क्वायर, वाई एक्सिस पे ले लिया E, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर ये पूरी एक क्वांटिटी लेट कर ली, तो इस पूरी क्वांटिटी के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो E और 1 अपॉन आर स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। अपन कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले एग्जाम में आ चुका है E और R का ग्राफ। ठीक है, एक्चुअली में एग्जाम में आया था E और 1 अपॉन आर स्क्वायर का ग्राफ। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बना के आए थे E और R का ग्राफ। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हाइपरबोला। लेकिन 1 अपॉन आर स्क्वायर को ऐसा क्वांटिटी मान रहा हूँ तो उसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन में मेरा ग्राफ आएगा। ठीक है, तो दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अभी जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो अपन देख रहे हैं इस फॉर्मूला में क्या आ रहा है, K आ रहा है। K की तो वैल्यू होती थी, है ना, मीडियम के लिए डिफरेंट होती थी और स्पेस के लिए डिफरेंट होती थी। तो अगर मान लो मैं इसको वैक्यूम के लिए ले रहा हूँ, तो वैक्यूम के लिए तो K की वैल्यू क्या होती थी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती थी, और Q और अपॉन में आर स्क्वायर। K की वैल्यू पुट कर दी ना, K की वैल्यू फॉर वैक्यूम क्या हो गई, इसके लिए ली मैंने ये
वैक्यूम के लिए कितनी हो गई 1/4πε0 Q/r²। अगर इसको मीडियम के लिए लूँ, फॉर मीडियम, किसी भी मीडियम के लिए, तो किसी भी मीडियम के लिए जब मैं इसको लूँगा, ये तो हो गई वैक्यूम के लिए, ये हो गई मीडियम के लिए, तो ई एम से अगर डिनोट करूँ तो मीडियम के लिए के की वैल्यू 1/4πε, एप्सिलॉन नॉट होता था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन होता था परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, जिस भी मीडियम में अपन अपने चार्ज को प्लेस कर रहे हैं वो मीडियम की परमिटिविटी की डेफिनेशन पढ़ी अपन ने इसी चैप्टर में पहले। तो k की वैल्यू 1/4πε फॉर एनी मीडियम एंड Q/r²। इक्वेशन लेट 3, लेट ए 4। तो अगर मैं क्या करूं, EM इक्वेशन 4 को डिवाइड कर दूं किससे, इक्वेशन नंबर 3 से, तो EM/E0 ये होगा, ठीक है, ये हो गई EM की वैल्यू। तो अगर मैं ऐसा करूं कि भाई E0 इक्वेशन 3 को डिवाइड कर दूं EM इक्वेशन 4 से, तो क्या होगा, E0 की वैल्यू Q/4πε0 r², EM की वैल्यू Q/4πε0 r², कैंसल आउट, कैंसल आउट, कैंसल आउट, क्या बचा ओनली E0/EM इक्वल टू ε/ε0। याद करो क्या होता था ε/ε0, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड εr, रिलेटिव परमिटिविटी, और डिनोटेड बाय कैपिटल K, याद है, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और रिलेटिव परमिटिविटी अपन इसको बोलते थे द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम टू द परमिटिविटी इन फ्री स्पेस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। इसका मतलब E0/EM रेशियो किस किस का, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम का किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज इन एनी मीडियम इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और रिलेटिव परमिटिविटी, तो रिलेटिव परमिटिविटी की एक और डेफिनेशन निकल के आ गई अपने पास। ये तो होती ही थी, रेशियो किस किस का, परमिटिविटी ऑफ मीडियम का किसके साथ, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम के साथ, और फोर्स का रेशियो कहाँ कहाँ, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम का रेशियो किसके साथ, फोर्स बिटवीन सेम चार्जेस इन मीडियम के साथ। और थर्ड मेरे पास निकल के आ गई रेशियो किस किस का, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज इन वैक्यूम का रेशियो किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज इन मीडियम के साथ, उसको भी अपन क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। तो यहाँ से अगर मैं EM निकालना चाहूँ, किसी मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E0/K हो जाएगी। तो वही फोर्स वाली बात, क्या बात, वही फोर्स वाली बात कि अगर किसी भी चार्ज को उठा के वैक्यूम से किसी मीडियम में रख दें तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स की तरह क्या हो जाती है, 1/K टाइम्स रिड्यूस हो जाती है। मतलब अगर अपन ने वैक्यूम के अंदर किसी चार्ज को रखा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आई E0। अब अगर अपन ने उस चार्ज को उठा के वाटर में रख दिया, वाटर का के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 81, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है EM किसके अंदर, वाटर के अंदर, वो वैक्यूम के कंपैरिजन में कितना रिड्यूस हो जाएगी, 1/81 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी। तो बिल्कुल जैसे फोर्स रिड्यूस हो जाता है, फोर्स चेंज हो जाता है मीडियम के साथ, वैसे ही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी मीडियम के साथ चेंज हो जाती है। फोर्स के जैसे ही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी मीडियम पर डिपेंड करती है। आ गई बात समझ में, ठीक है ना। जैसे फोर्स वेरी करता है किसके साथ, मीडियम के साथ, वैसे ही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करती है किसके साथ, मीडियम के साथ, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन जाएंगे और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन कुछ क्वेश्चंस साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को स्टडी करेंगे, अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। कुछ क्वेरीज कुछ स्टूडेंट्स की रह गई हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर्स में ऐड मैं करता जाऊंगा, ठीक है। एक एक दो वो हर एक लेक्चर के साथ आती जाएंगी। आप अपनी क्वेरीज सेंड करते रहें, वो क्वेरीज के सॉल्यूशन हर एक लेक्चर के पहले या बाद में मैं ऐड करता रहूँगा। थैंक यू।